चैप्टर 72 शिखा बंधन। उषा का रक्तिम प्रकाश गंगा के जल में प्रतिबिंब। आचार्य विष्णुगुप्त, महाराज चंद्रगुप्त, काशीराज, कलिंग के सेनापति, आचार्य के दोनों शिष्य, महामंत्री श्रेयक आदि को लेकर एक नौका गंगा को पानी को चीरती हुई आ रही थी। वह देवी चित्रलेखा के भवन के पास बने घाट पर आकर रुकी। सेनापति संदीप, मंत्री वेणुदत्त, भांडागार एक दूसरे सेना नायक और जनता के अग्रगण्य बहुत पहले ही घाट पर आ पहुंचे थे। देवी चित्रलेखा भी अपनी परिचारिकाओं के साथ घाट पर आ गई थी। नौका से सबसे पहले आचार्य देव घाट पर उतरे और जनता ने प्रचंड जयनाद किया। आर्य संदीप ने सैनिकों की सुंदर व्यवस्था की थी। आचार्य श्री ने घाट पर चारों ओर देखा। उनकी तेजस्वी नयनों से अनंत प्रसन्नता झांक रही थी। उनका विशाल ललाट दैदीप्यमान हो रहा था और उनकी मुक्त शिखा, ब्राह्मण की आत्मा का ओज मानो इस शिखा में क्रीड़ा कर रहा था। उनकी वेशभूषा सादी थी। संदीप उनके पास गया। चित्रलेखा भी चित्रा के साथ उनके निकट गई। चित्रलेखा आचार्य के चरणों में लुट गई। आचार्य ने उसे खड़ी कर उसके मस्तिष्क पर हाथ रखकर कहा, पुत्री, पिता पर प्रसन्न तो है ना? चित्रलेखा मौन, अनंत मौन। उसके नयनों से जल मोती धरती पर गिरने लगे। लेखा, तुम सबकी श्रद्धा शक्ति से एक महान कार्य पूरा हुआ। क्या तुम्हें याद है कि मैंने यहाँ से विदा होते समय तुम्हें एक वचन दिया था? हाँ, गदगद स्वरों में चित्रलेखा बोली। आचार्य ने हंसते हंसते कहा, आनंद के अतिरेक में स्वर्ण थाल में पड़ी ये पुष्पमालाएं भी तेरे नयनों के सामने हंस रही है। ओ, कहकर चित्रलेखा सजग हुई और तत्काल उसने श्वेत पुष्पों की एक माला आचार्य देव के गले में पहना दी। लोगों ने जयनाद किया। फिर आचार्य ने अपने साथ वाले सभी का परिचय कराया। चित्रलेखा ने सबको पुष्पमाला पहना दी। इस प्राथमिक विधि के पूर्ण होते ही आचार्य ने संदीप से कहा, अतिथियों को राजभवन में ले जाओ और सम्राट के सभी मंत्रियों को वहां एकत्रित करो। राजभवन के विशाल प्रांगण में पाटलिपुत्र की जनता समा सके वैसी व्यवस्था करो। मैं 2 घंटे के पश्चात वहां पहुंच रहा हूं। सिर झुकाकर संदीप बोला, ऐसा ही होगा। फिर आचार्य और मन्यु के अतिरिक्त सभी अतिथि रथ में बैठकर राजभवन की ओर प्रस्थित हो गए। आचार्य का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। लोग उनके चरण रज लेने के लिए अहमहकिया उतावले हो रहे थे। सूर्य आकाश में चमकने लगा। उस समय भवन के एक वातायन में खड़ा प्रियवर्मा जलते हृदय से यह सत्कार देख रहा था। भवन के प्रांगण में चित्रलेखा ने आचार्य का मोतियों में वर्धापन किया और फूलों की वर्षा की। आचार्य ने हंसते हंसते कहा, आज मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए ही आया हूँ, तो आप पहले स्नान कर लें। आचार्य ने कहा, वयस्क कन्या की मर्यादा माता पिता को सुरक्षित रखनी चाहिए, यह शास्त्राज्ञा है। किंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा दें, मेरी इस मुक्त शिखा यानी खुली हुई चोटी को आज तुम स्नान कराना। आचार्य ने हंसकर कहा और ऐसा ही हुआ। स्नान घर में चित्रलेखा ने अपने हाथों से चाणक्य की शिखा को धोया। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात चित्रलेखा ने आचार्य देव को फल और दूध उपहृत किए। दुग्धपान करते करते आचार्य बोले, पुत्री, देवानंद ने तुम्हारे और प्रियवर्मा के संबंधों की बात बताई थी। सुनकर मुझे आनंद हुआ। पिता की चिंता को कन्या ने हल्की कर दी। क्या विवाह सूत्र में बंधने का निर्णय लिया है? लज्जावश दृष्टि से नीचे कर चित्रलेखा बोली, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। आर्य प्रियवर्मा अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। विवाह का निर्णय कर लेना। मैंने विवाह की तिथि भी तय कर ली है। दुग्धपान पूरा कर आचार्य बोले। चित्रलेखा प्रश्न भरी दृष्टि से आचार्य की ओर देखती रही। आचार्य बोले, वैशाख के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन अत्यंत मंगल है। मैं उस दिन आशीर्वाद देने आऊँगा। चित्रलेखा मौन रही।
आचार्य ने कहा, उससे पूर्व मेरा एक कार्य तुम्हें करना है। वैशाख शुक्ला द्वितीया को चंद्रगुप्त नगर प्रवेश करेंगे और राजभवन में विधि पूर्वक जाएंगे। दूसरे ही दिन उनका राज्याभिषेक होगा। उस समय राज्य की परंपरा का निर्वाह करना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त को मधुपान तुम्हें कराना होगा। इतने समय तक यह कार्य राजनर्तकी के हाथों होता था। इस परंपरा में यह परिवर्तन होगा। उसके बाद तुम और आर्य प्रियवर्मा सुखपूर्वक गृहस्थ के रूप में रहो, ऐसी व्यवस्था मुझे करनी है। प्रियवर्मा को दंडनायक बनाने के विषय में मैं सोच रहा हूँ। वह एक वीर पुरुष है और राज्य का संरक्षण वीरों के सम्मान से ही होता है। चित्रलेखा का वदन प्रफुल्लित हो गया। वह मौन ही रही। आचार्य ने हंसते हुए कहा, जो कुछ मैंने सोचा है वह उचित ही है ना? जी हाँ, कहते समय चित्रलेखा के आनंद पर लज्जा की रेखाएं खिंच गई। तो दोनों तिथियों की स्मृति रखना, वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन मधुपान और वैशाख कृष्णा त्रयोदशी के दिन लग्न बंधन यानी विवाह, आचार्य ने कहा। तत्पश्चात कुछ बातें कर आचार्य वहां से विदा हो गए। राज्याभिषेक के दिन चंद्रगुप्त को मधुपान कराने का सौभाग्य देवी चित्रलेखा को मिलेगा, यह जानकर चित्रा अत्यंत आनंदित हुई। इस ओर चित्रलेखा भी आनंद से तरबतर हो गई थी। ऊपर के कक्ष में आर्य प्रियवर्मा चंद्रगुप्त की विजय से अत्यंत व्यथा का अनुभव कर रहा था और आचार्य जब राजभवन में पहुंचे तब राजभवन का विशाल चौक मानव वेदिनी से खचाखच भरा हुआ था। सेनापति संदीप के सैनिकों ने सुंदरतम व्यवस्था कर रखी थी। नवनिर्मित व्याख्यान मंच सबको आकर्षित कर रहा था। गगनभेदी जयनादों के साथ आचार्य व्याख्यान मंच पर आए। मगध साम्राज्य के पुराने मंत्री, सेनानायक तथा बलाधिकृत श्रीमल आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। चंद्रगुप्त के सहयोगी काशीराज, कलिंग, बंग, गौड़ आदि के सेनानायक, अन्य दंडनायक तथा सेनापति भी यथास्थान बैठे थे। मगध के महापुरुष आचार्य विष्णुगुप्त व्याख्यान मंच पर खड़े हुए और जय जयकार करती हुई जनता की ओर भाव भरी दृष्टि से देखा। फिर सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए 5 संस्कृत श्लोक कहे। जनता शांत हो गई। आचार्य श्री ने प्रवचन प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने मगध की परिस्थिति का विस्तार से वर्णन किया। फिर मगध क्रांति की पृष्ठभूमिगत इतिहास का ब्यौरा दिया और सम्राट घनानंद के समक्ष की गई अपनी प्रतिज्ञा का पूरा प्रसंग बताया। लोग उत्साहपूर्वक आचार्य की वाणी को सुनने में तन्मय हो गए। आचार्य बोले, आज मेरी वह भीष्म प्रतिज्ञा पूरी हुई। राजभवन के जिस खंड में मैंने अपनी शिखा को मुक्त किया था, उसी राजभवन के इस विशाल चौक में आप सबके समक्ष मैं अपनी शिखा को बांधता हूँ। कहकर आचार्य ने अपनी मुक्त शिखा पुनः बांध ली। लोगों ने जयनाद किया। आचार्य ने फिर लोगों को कर्तव्य बोध दिया और सबके सहयोग की भावना व्यक्त की। मंगल प्रवचन पूर्ण कर वे तत्काल राजभवन में गए और महामंत्री श्रेयक को राज्य के महामंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वेणुदत्त, भांडागारिक व अन्य मंत्रियों को अपने अपने स्थान पर नियुक्त किया। महाबलाधिकृत मल्ल को समस्त सेना के संचालन का भार सौंपा। सेनापति संदीप को रथपति बनाया। इस प्रकार प्राथमिक व्यवस्था कर आचार्य श्री ने महामंत्री श्रेयक से कहा, भारतवर्ष के सभी राजाओं को राज्याभिषेक में पधारने का निमंत्रण तत्काल दें। भांडागारिक को राजकोष की सूची तैयार करने के लिए कहा और जनता के साथ राज्य का जो लेन देन हो उसकी समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया। फिर वे महामंत्री के साथ उनके भवन पर गए और शोकमग्न महादेवी सुप्रभा को आश्वासन देते हुए कहा, आप यदि यहाँ रहना चाहें तो आपको राजमाता के गौरवास्पद पद पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। परंतु सुप्रभा देवी पाटलिपुत्र में रहना नहीं चाहती थी। महामंत्री ने दोनों माता और पुत्री को उनके भाई के घर पहुंचाने का दायित्व लिया। रत्न राशि की 7 पेटियां वे साथ ले जाएं, ऐसी उदारता श्री चाणक्य ने व्यक्त की और फिर वे उपासना करने बैठ गए।